तो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग और आपका स्वागत है एक और बहुत सही वाली वीडियो में। और सही वीडियो क्या है यार, मैं सच बताऊं तो मेरा तो दिमाग खराब हो रखा है पिछले एक महीने से, एक नहीं मान लो 1.5 महीने से ही। और वो इसलिए क्योंकि हमारी जो यामाहा R1 है वो भैया सेल्फ नहीं उठा रही है। और तुम्हें भी पता है जब ऐसी कोई जिगर के करीब कोई ऐसी चीज हो ना जिसमें ऐसा पंगा आ जाए तो भाई फिर बहुत ज्यादा सर दर्द होती है। अब पंगे सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाते, पंगे 2-3 और हैं। अब यार R1 जैसी बाइक को ना जम्मू में ठीक कराना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर हमें वो प्रोफेशनल मैकेनिक्स नहीं मिलते। अगर हैं भी तो वो मेरे घर से थोड़ा सा दूर, तो दैट्स व्हाई मुझे ये सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। तो मुझे ना इसको खुद से ठीक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बात ये है कि इसके जो पार्ट्स है ना वो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है इंडिया में। मतलब इसकी सिंपल जो बैटरी है वो तक नहीं मिलती इंडिया में इजीली। तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो मुझे मंगाने पड़ते हैं जापान से। जापान से मैं पार्ट्स मंगाऊं उससे पहले हमारा काम होता है बाइक में प्रॉब्लम क्या है असल में वो पता करना। देखो भाई, धूल मिट्टी हो रखी है और इसको मैंने खड़ा किया हुआ था अपनी दादी उनके घर पे, क्योंकि काफी दिनों से मैं इसको चला नहीं रहा हूँ। और उधर भाई थोड़े जानवर वगैरह होते हैं तो वो डरते हैं, स्पेशली मेरा कुत्ता चीकू वो बहुत डरता है इससे। तो इसीलिए मैं इसको दादी उनके घर पे पार्क कर देता हूँ। तो अगर तुम अभी फिलहाल इसमें देखोगे ना तो मैंने इसमें ना बैटरी नहीं डाल रखी है। रुको मैं दिखाता हूँ। ये हमारी सीट्स हैं भैया, काफी बढ़िया तरीके से हमने इनको मॉड कराया था, बट क्या करें भाई उसके बाद बाइक ही नहीं चलाई हमने, ना ऑन ही। तो यहाँ पर देख लो इसकी बैटरी नहीं है, और बैटरी ना होने के पीछे रीजन है कि मैं उसको चार्जिंग पे लगा के रखा हुआ है अभी फिलहाल के लिए। एंड अगर मैं इसको सेल्फ करता था, प्रॉब्लम ये थी कि जब भी मैं इसको क्रैंक करता था, मतलब चाबी लगा के जैसे ही सेल्फ स्टार्ट करने की कोशिश करता था बटन दबा के, तो बाइक स्टार्ट नहीं होती थी। मतलब क्रैंक तो करती थी, सेल्फ मोटर प्रॉपरली चलती थी, सब सही रहता था, बस ये स्टार्ट नहीं होती थी। मतलब स्पार्क ही नहीं होता था बाइक में, इग्निशन नहीं होता था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भाई R1 में बैटरीज इश्यूज है, बट बैटरी जैसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर मैं बहुत ज्यादा देर तक क्रैंक करता रहूंगा बाइक को तो फिर तो भैया पक्का है कि ये बैटरी खाएगी, क्योंकि इसकी सेल्फ को ना बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है। तो हमें ये तो पता है कि हमारी सेल्फ मोटर भी ठीक है और उसके अलावा हमारी बैटरी भी ठीक है, जो हमें प्रॉपर 12.5 वोल्ट से अबव का करंट दे रही है व्हाइल क्रैंकिंग। तो फिर पंगा कहाँ हो सकता है? तो भाई फिर सीधी सी बात आती है, यहाँ तो आपके स्पार्क प्लग्स खराब है, ठीक है, और यहाँ फिर आपकी ना जो इग्निशन कॉइल्स हैं उनमें कोई फॉल्ट है, मतलब आगे तक स्पार्क नहीं जा रहा है किसी तरीके से। जब भी आप किसी सुपर बाइक में हाथ डालते हो तो आपके पास उसका सर्विस मैनुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें आपको कुछ पार्ट्स की वैल्यूज मिल जाती हैं कि उसमें कितनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो उसमें ना आपको हर पार्ट की स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आप हर पार्ट को घर बैठे ही मल्टीमीटर की हेल्प से चेक कर सकते हो मोस्ट ऑफ द सेंसर्स को। तो मैंने अपनी इग्निशन कॉइल्स जो है वो चेक कर लिए, वो एकदम परफेक्ट है। उसके बाद मैंने अपने स्पार्क प्लग्स भी निकाले थे R1 के और वो भी चेक कर लिए, वो भी ओके हैं। बट फिर भी बैकअप के लिए मैंने पहले से मंगा के रख लिए थे। मुझे एक और चीज का पता चला कि अगर आप कोई बाहर से पार्ट इंपोर्ट करते हो तो इस पे भैया जो ड्यूटी लगती है ना, कस्टम ड्यूटी, वो काफी ज्यादा तगड़ी लगती है। 4 स्पार्क प्लग्स थे मेरे, 2000 रुपए का एक पड़ा था, और तकरीबन उन पे जो कस्टम ड्यूटी कुल मिला के मेरे को पड़ी, वो पड़ी मुझे 4 स्पार्क प्लग्स पे 6000 रुपए, मतलब 6000 रुपए सिर्फ कस्टम ड्यूटी के। और भाई ये काफी ज्यादा महंगी बातचीत होने वाली है। प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है और उसको फाइंड करने के लिए ना मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। तो जो पंगा मेरी बाइक में आ रहा है वो आ रहा है गाइस इग्निशन साइड से। तो इग्निशन में आपकी 3-4 चीजें आती है। पहली चीज आपको चेक करना होगा कि जो फ्यूल है वो बाइक में जा रहा है कि नहीं जा रहा, मतलब थ्रॉटल बॉडीज तक जो बटरफ्लाईज होती है वहां तक पेट्रोल आपका जो जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो मैंने अपना चेक कर लिया। और गाइस उसके बाद हम आ जाते हैं स्टार्टर मोटर पे। तो बेसिकली जो हमारी बाइक का स्पार्क होता है, जो हमारी मैकेनिकल पार्ट से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बनाती है, वो होती है मैग्नेटो कॉइल, जिसको हम स्टार्टर कहते हैं, ठीक है। जो अपनी स्टार्टर कॉइल होती है ना गाइस, तो गाइस उसका काम होता है बाइक में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। और वही ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद डायरेक्टली आपके स्पार्क प्लग में भेजती है और फिर जाके आपकी बाइक स्टार्ट होती है। तो मैं आपको ये सारी चीजें दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर क्या होता है। देखो भाई, ये है मेरे पास मल्टीमीटर और इसका सर्विस मैनुअल मैंने पढ़ा है। उसमें जो हमारा स्टेटर होता है उसकी वैल्यूज होनी चाहिए तकरीबन 0.8 से लेके 0.11 तक। रेजिस्टेंस की बात करूं मैं ओम्स में, तो पहले हम इसकी ना कॉइल चेक करेंगे। तो कॉइल चेक करने के लिए सिंपल सी टेक्निक है, आपको इसको रेजिस्टेंस पे डालना है। तो ये यहाँ पर जो ओम्स का साइन दिख रहा है ना, इस पे जाना है हमें, क्योंकि हम 200 से नीचे की रेजिस्टेंस मेजर करने वाले हैं। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर 200 पे इसको सेट कर देंगे। ये यहाँ पर हमारी बाइक के कुछ कनेक्शंस हैं। इसमें आप देख लो, ये जो क्रैंक केस कवर है हमारा, यहाँ से 2 तारें निकल रही हैं। इसमें से जो बड़ी वाली तार है जिसमें से व्हाइट कलर की निकल रही है, वो है हमारे स्टेटर की। इसको निकालता हूँ मैं। तो भैया ये है हमारा स्टेटर का प्लग, ठीक है। तो गाइस ये जो स्टेटर के कनेक्शन होते हैं ना, ये सीधे हमारे जाते हैं रेक्टिफायर में। वहां से एक स्टेबलाइज्ड वोल्टेज जो है वो बैटरी को सप्लाई होती है, या बाकी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स को सप्लाई होती है। इसमें जो वैल्यू शो हो रही है वो 1 की हो रही है। दैट मीन्स अभी हमें कुछ रीडिंग्स नहीं मिल रही है। बट जब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, ये देखो, जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया तो हमें 0.080706 हो गई। तो हर मीटर के साथ ना आपको थोड़ी ऊपर नीचे ही वैल्यूज दिखेंगी। अभी देखो 0.06 दे रहा है और यहाँ पर भी 0.06 दे रहा है। तो ऑल्दो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा स्टेटर मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट है, काम कर जाना चाहिए इतने में भी। ये जो स्टेटर कॉइल है वो ठीक है, बट फिर भी हमारी बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, ये बड़ा पंगा है भाई। ये तो असल में प्रॉब्लम जो है ना भाई, वो प्रॉब्लम है ये जो साइड है ना, इस साइड के अंदर ही एक स्टेटर के साथ ही छोटा सा सेंसर होता है जिसको हम पिकअप कॉइल कहते हैं। और उस पिकअप कॉइल
का काम होता है, जैसे ही हमारी जो क्रैंक है वो घूमती है स्टार्ट होने के लिए, जैसे हमने सेल्फ मोटर दबाई उसके बाद सेल्फ मोटर की वजह से हमारी जो क्रैंक केस है वो भी घूमता है। क्रैंक के साथ ही आगे लगा होता है हमारी रोटर असेंबली, और रोटर असेंबली घूमने के बाद ना हमारा जो स्टेटर है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक बनती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही जो हमारा चार्जिंग सिस्टम है या आप कह लो बाइक में इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है। ठीक है, अब वहां पर एक पिकअप कॉइल लगी होती है छोटी सी स्टेटर के साथ, वो रोटर को जैसे घूमता देखती है तो वो आगे सिग्नल देती है हमारे ECU को कि आपको अभी फायर करना है इंजन में, फायर इन द सेंस स्पार्क देना है, जिसकी वजह से हमारा जो है कंबस्टन होगा और बाइक हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अब वो पिकअप कॉइल में हमारा पंगा है। इसमें डायनोजेट का पावर कमांडर 5 लग रखा है, उस सब की ये तारें हैं, इनको हम बाद में सेट करेंगे, पहले हमें बाइक को सेट करना है। तो इसी के साथ ना ये दूसरा वाला तुम्हें एक दिख रहा होगा, ये दूसरा वाला कपलर दिख रहा है ना, अब मैं इसको खोलता हूँ और भैया ये है आपके पिकअप कॉइल की तारें, तो ये सीधी जा रही है हमारे इंजन के इस कवर के अंदर। अब हम करते हैं इसकी रेजिस्टेंस चेक। जो आपका प्लस रहता है वो ब्लैक वाली वायर रहती है और जो माइनस रहता है वो ग्रे वाली, इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, मतलब हमारी ये जो पिकअप कॉइल है उसका राम नाम सत्य हो चुका है। मेरी बाइक में इनिशियली ये पंगा आया था, उसमें क्या हो रहा था कि बाइक जैसे ही मैं कभी कभी गर्म हो जाती थी तब स्टार्ट हो जाती थी, अदरवाइज जब ठंडी हो गई तब ये स्टार्ट नहीं होती। तो वो पिकअप कॉइल की वजह से है, क्योंकि वो अंदर से जल गई होगी, मैग्नेट्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होंगे, दैट्स व्हाई। तो देखो प्रॉब्लम के बारे में हमें पता चल चुका है, अब हमें करने हैं पार्ट्स रिप्लेस। तो बेसिकली बाकी सारे मैंने बाकी भी जो चीजें चेक करनी थी वो भी मैंने कर ली है, एकदम परफेक्ट है। और प्लस मैंने एक नई बैटरी भी अपने R1 के लिए मंगा ली है पेयर में भाई, क्योंकि पुरानी वाली भी अब 2.5-3 साल हो गए ऑलमोस्ट। और पिकअप कॉइल खराब होने के पीछे मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ। बेसिकली जब भी अपने नॉर्मल टेम्परेचर से अबव जाती है, मतलब जब इनिशियल स्टेज में आप ज्यादा रेव करते हो बाइक को, खड़ी बाइक को ज्यादा रेव करते हो, तब आपकी पिकअप कॉइल के उड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि खड़े आपकी बाइक ना डिजाइन नहीं हुई ठंडा होने के लिए भी साथ साथ में। तो अभी जो रिप्लेसमेंट के लिए पार्ट्स हैं वो हमने मंगा लिए जापान से, और मैं अभी उन्हीं को लेने जा रहा हूँ, साथ साथ में नॉक्स भी हमारी हेल्प करा देगा। तो बस अब रिप्लेस करते हैं पार्ट्स को। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, हमारा जो R1 है ना भैया, इसका वो पिकअप कॉइल अकेले नहीं मिलती, हमें पूरी स्टेटर असेंबली ही खरीदनी पड़ेगी। अब ये है वो बॉक्स जो जस्ट हम अभी लेके आए हैं, और इसमें है हमारी सबसे ज़रूरी चीज़। तो मतलब देख लो, जापान से हमने 25,000 रुपए की चीज़ मंगाई है, 25 नहीं 30 की मान लो कस्टम ड्यूटी मिला के। और भैया सिर्फ इस चीज़ की वजह से हमारी बाइक खराब थी, ठीक है। और ये पूरी चीज़ भी खराब नहीं है, मैं रुको तुम्हें दिखाता हूँ। ये देख लो आप पार्ट नंबर, अगर आपकी बाइक कभी खराब हो जाती है तो स्टेटर कॉइल असेंबली का ये रहता है पार्ट नंबर। और इसमें पर्टिकुलरली पूरी स्टेटर कॉइल में जो हमारी चीज खराब है वो है भैया ये वाला सेंसर, ये पिकअप कॉइल। बाकी सारी हमारी कॉइल फिट है, या आप कह लो जिसे हम कहते हैं स्टेटर कॉइल, वो बिल्कुल ठीक है भाई, बस इसी का फॉल्ट है। तो जल्दी से इसे खोलते हैं और लगाते हैं ये वाली। तो भाई साहब इसमें हमारे कुछ बोल्ट्स पहले से लगे हुए हैं। RNG का ये जो इंजन कवर है पहले ये उतारेंगे, एंड देन हमें इंजन का क्रैंक केस जो है वो खोल के स्टेटर मोटर उसमें डालनी है। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं भाई। वैसे ना मैं एक चीज को लेके वरीड था कि इसमें से इंजन ऑयल निकलता है कि नहीं। तो जहां तक मुझे बताया गया, अकॉर्डिंग टू सम मैकेनिक्स जो आउट ऑफ इंडिया मतलब R1 की सर्विस वगैरह डेली करते हैं, उन्होंने कहा इसमें से ऑयल निकलना तो नहीं चाहिए, बट अगर थोड़ा बहुत ज्यादा इसमें डला होगा देन ऑब्वियसली वो वाला बाहर आएगा, या आपने रिसेंट में स्टार्ट करी होगी। तो देखो हमने रिसेंट में इसको स्टार्ट नहीं करा है, तो आई थिंक सो कि ऑयल नहीं निकलेगा। ये आ गया हमारा क्रैंक केस का कवर। अब हमें खोलना है इसको, मेरे ख्याल से हमें साइड फेयरिंग भी खोलनी पड़ेगी भाई। तो भाई साहब अब हमें ये बाकी वाले बोल्ट्स खोलने हैं, तो इनको खोलने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ध्यान से खोलना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये होते हैं एल्यूमिनियम बोल्ट्स और ये टॉर्क गन से ही टाइट होते हैं, ठीक है, जो टॉर्क वाली आपकी मशीन रहती है उसके साथ। तो फिलहाल मुझे इसका टॉर्क पता है, बट मेरे पास टॉर्क गन नहीं है, तो थोड़ा सा मैं इसको आराम से खोलूंगा और आराम से टाइट करूंगा, बिकॉज ये नट बोल्ट बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ये वाले खास करके बोल्ट। आराम से इनको खोलते हैं, इस वाले नट बोल्ट को हमें छेड़ना नहीं है, बाकी वाले खोल नहीं। तो बेसिकली भाई साहब ये है हमारी स्टेटर कॉइल, और इसको देख लो कोई नुकसान नहीं है, एकदम परफेक्ट है। इवन जो हमने नई लाई है उसका भी चेक कर लिया, बट क्या करें भाई, ये स्टेटर कॉइल अकेले में मिलती नहीं है, और ये है हमारा कल्प्रिट। इस चिंदी से सेंसर ने ना हमारा पूरा काम खराब करके रखा था। एंड बाय द वे इस सेंसर का काम क्या होता है, पिकअप कॉइल होती है, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बनता है जब ये आपकी रोटर असेंबली घूमती है। तो रोटर असेंबली जैसे ही घूमेगी तो ये जो स्टेटर मोटर है ये आपके रेक्टिफायर में जाती है, एंड वहां से स्टेबलाइज जो वोल्टेज है वो आपकी बैटरी और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये फंक्शन हमारा सही है, मतलब बैटरी तक वोल्टेज हमारी सही जा रही है, सब कुछ सही जा रही है। बट एक और चीज होती है पिकअप कॉइल, तो इसका काम होता है हमारा इग्निशन देखना, और इग्निशन टाइम पे क्योंकि हमें बड़ा वाला स्पार्क चाहिए होता है बाइक में, तो ये उस चीज को मैनेज करता है। जब पर्टिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, तो इसमें जो मैग्नेट होता है पिकअप कॉइल में वो एक्टिवेट होता है, एंड जैसे ही वो सर्किट कंप्लीट करता है तो वो आगे आपकी इग्निशन कॉइल इसको बताता है, और इग्निशन कॉइल जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। इनको टाइट किया गया होता है लॉक टाइट डाल के, लॉक टाइट है मैं पहले से लेके आया हूँ, तो जल्दी से इनको खोल लेते हैं भाई। तकरीबन हमारा एक दिन जो है वो पूरा लग गया, बिकॉज
बिकॉज जो अंदर के स्टेटर मोटर के नट बोल्ट थे वो बहुत ज़्यादा टाइट थे और लॉक टाइट यूनो जब लगा होता है तो उसे बड़े तरीके से रिमूव करना पड़ता है। तो मैं तब वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया एंड किसी तरीके से हमने उसे ओपन किया एंड देन अपना जो स्टेटर मोटर है वो चेंज करी, प्लस उसके साथ जो सेंसर था वो भी चेंज करी एंड जो हमारे बाहर के बोल्ट थे वो भी हमें चेंज करने पड़े, क्योंकि जो पुराने वाले एल्यूमिनियम बोल्ट है उनमें स्ट्रेंथ नहीं बचती है। हर बार जब भी आप उसको खोलते हो इंजन कवर को, मतलब जो आपका क्रैंक केस है, अगर उसको आप कभी भी खोलते हो उस कवर को, तो आपको हमेशा उसके साथ नए बोल्ट ही यूज करने चाहिए और वो भी लॉक टाइट के साथ। तो भैया अभी ये रहा हमारा R1 और जो इसकी प्रॉब्लम है ना वो पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो चुकी है। बाय द वे हमारा एक छोटा फ्रेंड और है, इसने भी हमें ज्वाइन कर लिया हो यहाँ पर, और पीछे नॉक्स। तो भैया जो प्रॉब्लम थी ना उसको बस पकड़ना मुश्किल चीज़ है। अगर आपको किसी तरीके से आपकी बाइक की प्रॉब्लम मिल जाती है तो देन तो आप बड़ा इजीली उसे फिक्स कर लोगे, बट इन बाइक्स का एक ही पंगा है, इसमें प्रॉब्लम ढूंढते ढूंढते ना थोड़ा टाइम लग जाता है, स्पेशली R1 में। जब मेरी R1 में ये पंगा आया, मैंने इसके पूरे फॉरम्स वगैरह चेक करे थे, इंटरनेट पे पूरी हर जगह ढूंढा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, बट कहीं पर इसका जिक्र नहीं है। हाँ, ये जिन लोगों को सेम ऐसे पंगे आ रहे थे उन्होंने वीडियोस तो डाल रखे बट उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। समहाउ हम किसी तरीके से पता चल गया कि भैया जो सेंसर था वही खराब था। और अब अगर हम इसको टेस्ट करके देखें तो मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ, फ्यूल गया एंड अब इसको स्टार्ट करते हैं। सॉरी, स्टैंड लग रखा है भाई। अब स्टार्ट करते हैं भाई। ये देखो भाई, एकदम झटके से बाइक फटाफट हमारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब बड़ी खुशी हो रही है यार अंदर ही अंदर से। तो इसमें ना 2-3 चीज़ों की मेरे को खुशी हुई कि एक तो ये जो प्रॉब्लम है पूरी ये हमने ही खुद से ठीक करी है भाई, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी मैकेनिक इन्वॉल्व नहीं था, जो किया सब खुद किया। और दूसरी चीज़, हाँ, अब अगर R1 में कोई छोटे मोटे पंगे आ जाते हैं तो हम खुद से उनको ठीक कर सकते हैं। इतनी हमें थोड़ी बहुत जानकारी हो चुकी है और हमें ये भी पता चल चुका है कि हमें इसके पार्ट्स कहाँ से मिलते हैं, मतलब अब्रॉड से मिलते हैं। vbike.in करके वेबसाइट है, मैं नीचे लिंक भी आपको दे दूँगा, अगर इनकेस आपको ज़रूरत पड़े आप भी वहाँ से मंगा सकते हो। तो ठीक है भाई, आज से हमारी R1 हो चुकी है एकदम परफेक्ट, मतलब एकदम बढ़िया से ठीक वगैरह हो चुकी है। और इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो कमाल के होंगे भाई। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था मैं इस चीज़ से, बट एट द एंड अब ठीक हो ही गई है, तो चलो अच्छे वीडियोस बनाते हैं। तो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है नीचे जाके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो भाई।